इन बच्चों के भविष्य को देखिए, इनकी जिंदगी को देखिए, कल इनका भविष्य क्या होगा। हम सब वह दिन भूल गए। यहाँ पे हमारे राजभर समुदाय के लोग होंगे, क्या वह लोग भूल गए 1031 में उनका यहाँ पे राजा महाराजा हुआ करते थे। सम्राट सोहेलदेव जैसे राजभर समुदाय के राजा हुआ करते थे, जिनकी कीर्ति आज पूरी दुनिया में राजा सोहेलदेव की कीर्ति मशहूर कीर्ति है। हम सब भूल गए, देखते देखते भूल गए। मेरे दलित भाइयों, आपका राजा इसी सिरहा जिला में अभी भी है, अभी भी दरबार बना हुआ है। प्रत्येक साल बैसाख एक गते मेला लगता है। राजा सलहेश का दरबार आज भी है, जो लगभग 500 वर्ष पहले उनका शासन हुआ करता था। मेरे मुस्लिम भाइयों, सन 1324 तक गयासुद्दीन तुगलक का शासन यहाँ पे हुआ करता था। सन 1200 के आसपास शमसुद्दीन की हुकूमत हुआ करती थी। राजा जनक का राज था, राजा विराट का हुकूमत था, सिद्धोधन का दरबार था, और यहाँ पे बहुत सारे राजा और महाराजाओं का दरबार था जो आपके थे। लेकिन क्या हुआ, देखते देखते जो दरबारी थे वो आज भिखारी हो गए, जो मालिक थे आज गुलाम हो गए, जो जमींदार थे आज बेघर हो गए। आज देखिए, 30 वर्ष पहले भी जो आपके गांव में पुदमचार बेचने आता था, जो आपके गांव में कपड़ा बेचने आता था, जड़ी बूटी बेचने आता था, आज 30 वर्ष के भीतर में उसके घर में भी सोफा पड़ा है तो उस पे आपको बैठने का हक नहीं है। उस पे उसके घर का कुत्ता बैठता है, उसकी बिल्ली बैठती है। लेकिन हमारी अवस्था कहां पहुंच गई आज देख लीजिए। आप लोग काम पहले से ज्यादा करना शुरू कर दिए, 24 घंटा काम करते हैं, फुर्सतें नहीं मिलता है। यहाँ पे काम करते हैं, विदेश भी चले जाते हैं, मरमर के काम भी करते हैं, लेकिन आपकी अवस्था में कोई बदलाव नहीं। सैकड़ों वर्ष से इन घरों का अवस्था देखिए, आज भी झोपड़ी की अवस्था है। आज भी बरखा के सीजन में हमारे गांव की रोड में आप आज मोटरसाइकिल से नहीं चल पाएंगे। लेकिन क्या ऐसा हो गया, 40 वर्ष में जो भिखारी थे वो दरबारी हो गए, उनकी महल बन गई, उनके लोग अच्छा से अच्छा नौकरी कर रहे हैं और हमारे लोग दर दर भटक रहे हैं। कारण क्या? आप सबने कौन सी गलती की, कौन सी भूल की? आखिर सोचना हम ही सबको होगा। क्या हमने कभी वोट नहीं दिया? दिया ना, सभी को दिया। जितने भी व्यवस्थाएं, जितने भी पार्टियां आई, सबको आपने वोट भी दिया। क्या हमने काम नहीं किया? तो जो 8 घंटा काम करते थे आज 12 घंटा काम कर रहे हैं, काम भी किया। क्या हमने कौन सी गलती की, कौन सी भूल की, जिनकी सजा आज हम भुगत रहे हैं? और यदि आज हम नहीं संभलेंगे तो कल इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? जो यहाँ पे नंगे भूखे बैठे बच्चे हैं, इनकी अवस्था कहाँ जाएगी, इनका हालत क्या होगा? इस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आज से 250 वर्ष के भीतर में, केवल 250 वर्ष के भीतर में आप सबको गुलाम बना दिया गया। आप सबको ऐसी किताबें पढ़ाई गई, ऐसी शिक्षा दिया गया कि हम सब अपने बाप दादा का इतिहास भूल गए कि राजा सोहेलदेव के वंशज लोग यहाँ पे शासन करते थे, भूल गए कि राजा जनक के संतान यहाँ पे राज करते थे, भूल गए कि शमसुद्दीन के लोग यहाँ पे हुकूमत करते थे। सारा चीज हम लोग भूल गए, अपने बाप दादा को भूल गए और उसके बाप दादा को आज अपना सब कुछ बना के बैठा लिए, मालिक बना के बैठा लिए। अपने बाबा को नमस्कार नहीं करने वाला मधेसिया, उधर से एक आ जाए टोपीधारी तो उसको बाजे हजूर बाजे नमस्कार, लपसुस बाजे, उसके लिए पूरा सुविधा, उसके लिए सारा चीज दे दिए, सारा चीज कर दिए। आज देखिए, दूध आपके घर में होता है, हम सब दूध को लेकर के उनके घर घर पहुंचाते हैं। धान आपके घर में होता है, चावल उठा के उनके बाजार में लेके चले जाते हैं। तो आज है हमारे पास, देते उनको।
आज हमारी माताओं की हालत देखिए। हम राजनीति की बात नहीं करते हैं, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट कीजिए, करते जाइए, मतलब नहीं, लेकिन सही बात बता देना है। मानना आपका काम है, नहीं मानना भी आपका काम है। मानोगे तो ठीक, नहीं मानोगे तो ठीक। आप सबकी जिंदगी गुजर जाएगी, हम सब भी मर जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन फर्क इतना होगा कि आप सबको कोई समझाने वाला आया फिर भी नहीं समझे। अपने जिंदगी के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए अंतिम में हमको गर्व रहेगा कि हमने जो समझा दूसरों को समझा दिया। मरना तो एक दिन सबको, जाना तो एक दिन सबको है। राजा को हमने देवता समान माना यहाँ नेपाल में, राजा की तस्वीर हर घर में लगाई, हर स्कूलों में उसकी किताबें पढ़ी, महेंद्रमाला जैसी किताबें पढ़ी, उसके बाप दादा के इतिहास को पढ़ लिया। हमरो राजा हमरो देश रटते गए, श्रीमान गंभीर हर स्कूलों में पढ़ाया गया, लेकिन हुआ क्या हुआ? राजा तो शासन किया किस पे? आप। नौकरी जागीर से हटाया किसको? आप बताइए। जब गौतम बुद्ध का दरबार था, राजा थे, तो उनका सेना भी तो था ना, उनका कर्मचारी भी तो था ना, उनके लोग अच्छे खासे जगह पे थे ना। लेकिन क्या किया? क्या किया? सारे मधेसियों को हटा दिया, उस जगह से हटा दिया, अच्छे ओहदा से हटा दिया, अच्छे पद से हटा दिया, और पूरा के पूरा पहाड़ी सबको ला करके यहाँ पे सेना पुलिस का कैंप खड़ा कर दिया। आपके ऊपर दमन किया, आपकी पूरी सभ्यता को बर्बाद किया, आपको अपने बाप दादा का इतिहास देखने तक नहीं दिया, जो कुछ बचा खुचा था उसको भी जला दिया। इतना बड़ा अत्याचार, आप जिसको अपना महाराजा मानते थे, ये नेपाली राजा शासकों को जिन अपना सब कुछ माने, इन्होंने सब बर्बाद कर। राणा शासन आया, अनिवार्य बचत जैसी योजना ला करके पूरे मधेसियों की संपत्ति को उठा के काठमांडू लेके चला गया। अनिवार्य बचत में क्या था? आपके गांव में, आपके घर में, आपके खेत में धान हो या ना हो, लेकिन अनिवार्य बचत कोष में आपको धान देना ही पड़ेगा। यही 2025 साल तक ये नियम यहाँ पे लागू हुआ। ये जो जिला में हम सब बैठे हैं, जहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ पे 2025 साल के बाद ही ये नियम, अनिवार्य बचत नियम खारिज किया गया। यहाँ पे इतना सख्त नियम लगाया, इसके लिए कितने दर्जनों लोग इसके लिए मारे गए, इसके लिए शहीद हुए, इसके लिए यही पहाड़ी पुलिस और प्रशासन की गोली खाने पे विवश हुई। इसके बाद यह अनिवार्य बचत का नियम जो है खारिज किया। इतना टैक्स उठाया, यहाँ से लेके चला गया काठमांडू में, बड़े बड़े दरबार बना दिया, बड़े बड़े महल बना दिया, बड़े बड़े लोग वहां पे शासन करना शुरू कर दिए। और हम सबको क्या किया? गरीबी के दलदल में उठा के छोड़ दिया, पढ़ने तक नहीं दिया। यहाँ पे स्कूल खोलने का अधिकार किसी मधेसियों के हाथ में नहीं था। वहीं पे काठमांडू में स्कूल हुआ करती थी, पहाड़ में स्कूलें थी, वो लोग पढ़ते लिखते थे, लेकिन हम लोग को अनपढ़ बनाया। क्यों बनाया? कि अनपढ़ रहेगा तो कल कहेंगे ना मधेसी हम पढ़े लिखे होंगे ना, कहाँ नौकरी पाओगे। हमको अनपढ़ बनाया, हमको यहाँ पे मजदूरी तक भी करने नहीं दिया। चौकुर बटैया के लिए भी लोगों ने आंदोलन किया, और इसने ला करके अपना ठेकेदार हर जगह पे खड़ा किया। कहीं मुन्ना बाबू तो कहीं चुन्ना बाबू, तो कितने बाबू को खड़ा कर दिया, और वो बाबू सबको मालिक बनाया, हम सबसे शासन करवाया। हमारी महिलाओं को उनके घर में काम करना पड़ता था, उनका चूल्हा चौका करना पड़ता, जबकि हमारी माताएं बहनें इसी समय 300 बरस पहले भी रानी हुआ करती थी। इनका एक जलवा हुआ करता था, इनका मान था, सम्मान था, पहचान था, लेकिन 300 बरस के भीतर में गुलामी की दलदल में इन्होंने फंसा दिया, गरीबी की स्थिति में खड़ा कर दिया। कांग्रेस के लिए हमारे बुजुर्गों ने क्या नहीं किया? लड़ा मरा, खून पसीना सब चीज बहा दिया, लेकिन क्या किया कांग्रेसियों ने? हमको नागरिकता तक भी नहीं दिया। क्यों? नीति लाया ना, एक वेशभूषा की नीति लाया। जो नेपाली बोलेगा, पढ़ेगा, टोपी लगाएगा, उसी को नेपाली माना जाएगा। कौन मधेसी भाई पहले, आज से 50 वर्ष पहले कौन मधेसी नेपाली बोलता था? बोलिए तो। कितना लोग नेपाली पढ़ता था? सब हिंदी में पढ़ाई होती थी, लेकिन जैसे शासन कांग्रेसी का आया, पूरा की पूरा यहाँ पे नेपालीकरण किया गया, और हमको नागरिकता तक नहीं दिया। आप दूसरा हक क्या पाएंगे? जब आपके पास नागरिकता नहीं तो आप कर क्या पाएंगे?
कोई न बिजनेस कर पाएंगे, न व्यापार कर पाएंगे, और न कहीं पे कमा के कहीं उद्योग कल कारखाना खोल पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उस स्थिति पे किसने किया? यही कांग्रेस। आज भी देखिए, मैं आ रहा था, बड़ा दर्द हो रहा था सीने में। हमारे ही मधेसी भाई कांग्रेस का बड़ा बड़ा झंडा बांध करके, और वहां पे इनका कार्यक्रम आज ही हो रहा, वहां पे बड़ा बड़ा झंडा बांध के जय नेपाल करते हुए पहुंच जाते हैं। बहुत संख्या में वहां पे टैक्सी में, टेम्पो में, किस किस चीज में भर भर के पहुंचा रहा। क्यों पहुंचा रहा? क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ बचा खुचा संपत्ति है, इसको भी खत्म करने की स्थिति में है। यदि 10-20 वर्ष ऐसे ही आप लोग शांत रहोगे, ऐसे ही एमएलए और कांग्रेस करते रहोगे, तो कल भूमि का स्थिति यहाँ पे भी होगा, कल सुनोल यहाँ पे भी बनेगा, कल यहाँ पे भी नया शहर बैठाया जाएगा। आप क्या करोगे? अल्पमत में पड़ जाओगे। गुलामी के सिवा दूसरा कोई चारा आपके पास नहीं बचेगा। और हम लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं, हम तो कांग्रेसी हैं। अरे तुम कांग्रेसी हो कि इस जमीन और जमीन को बेचने वाले भिखारी हो, दलाल हो? दलाल के अलावा कांग्रेस में रहने वाला मधेसी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। कांग्रेस ने पूरी जंगल को इंडिया को बेचा कि नहीं? आप लोग के सामने, आप सबके आंखों के सामने यहाँ का पूरा जंगल ट्रेन में कटवा करके इंडिया को बेच दिया। आज भी वहां के जो है लाइनों में देखिए, आज भी यहाँ का काठ लगा हुआ, पटरी आज भी यहाँ के काठों की वहां पे लगी। जो जंगल आपका था 30 वर्ष पहले, वहां से आज एक लकड़ी भी आप नहीं ला पाओगे। वह स्थिति में किसने किया? यही कांग्रेस ने। आज पूरी नदियां जो आपकी थी, इतना पानी आपका है, लेकिन आपके खेत में सिंचाई नहीं हो रहा। इसका जिम्मेदार कौन? यही नेपाली कांग्रेस। क्योंकि पूरी नदी भारत को बेच दिया। आज चाह करके भी बगैर भारत की इजाजत हम सब नदी बांध के अपने खेत में सिंचाई नहीं कर सकते। इसका जिम्मेवार कौन? यही कांग्रेस है। आज यहाँ का जितना खानी है, मधेश में खानी का कमी नहीं है। सोना खानी से लेके कोयला खानी तक सैकड़ों खानी है, लेकिन उस सबको बेचने वाला कौन? बगैर भारत की इजाजत कुछ भी नहीं कर सकते। यही कांग्रेसी है। तो यह कांग्रेसी ने और आपको क्या किया? विदेश जाने पे मजबूर कर दिया। यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है आपके लिए, लेकिन पासपोर्ट बनाओ, दुबई, मलेशिया, सऊदी, कतर में जाओ, वहां से पैसा भेजो और इसके लोग यहाँ पे ऐसा आराम करें। आज हमारे गांव में पढ़ाई की स्थिति देखिए तो हमारे बाल बच्चों का पढ़ाई नहीं हो पा रहा। स्कूल में अच्छा खासा मास्टर नहीं है, कहीं है तो कहीं है ही नहीं है। कहीं एक मास्टर सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। शिक्षा की अवस्था बद से बदतर होती जा रही है। इसका जिम्मेवार कौन? यही नेपाली कांग्रेस। तो ये नेपाली कांग्रेस के लिए हम सब ने बहुत कुछ किया, आज भी कर रहे हैं। हमारे भाई आज भी झंडा बांधे, जय नेपाल, जय नेपाल, जय कांग्रेस आज भी करते हैं, लेकिन वो जय मधेश कभी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको उसी तरीके से पढ़ा दिया गया। उनका माइंड इसे सेट कर दिया गया है कि अपने बाप दादा को भूल गए, अपने बाल बच्चों को भूल रहे, उसको सब चीज मान लिए, अपना भगवान मान लिए, अपना परमात्मा उनको मान चुके। यह कांग्रेसी हमारे लिए, हमारी जिंदगी को बद से बदतर करने वाला कांग्रेसी आज हमारा मालिक बनता है, जो 70 वर्ष से हम लोग को लूटते ही आया, हम लोग को बर्बाद करते ही आया है। और वही कांग्रेस आज भी यहाँ पे आता है और हमारे लोग ही उसमें फंस जाते हैं। बताइए, दुर्भाग्य की बात है कि इस चीज को तोड़ना हो। कम्युनिस्ट आया, पूरा के पूरा सुकुम्बासी पुनर्वास भूमि सुधार के नाम पे यहाँ पे लोगों को लाके बैठा दिया। आज दलितों के पास जमीन नहीं है घर बनाने की। सैकड़ा में 40 दलित, 45 दलित हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है कि घर बना ले। सैकड़ा में 40 मुसलमान ऐसे हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है कि घर बना ले। लेकिन वही देखिए तो भूमि सुधार पुनर्वास के नाम पे पूरा के पूरा पहाड़ी सबको लाया और पूरा आपका जंगल कटवा के घर बनवा दिया, फ्री में खाना दिया, फ्री में रहना दिया। आप भी आज भिखारी की तरह, जो 20 वर्ष पहले आपके घर में मांगने आते थे, आज हम उनके घर में हाथ पसार के अपना दूध लेकर, अपना दाल लेकर, अपना धान लेकर, अपना चावल लेकर उनके घर में पहुंचते। इसका जिम्मेवार कौन? यही कम्युनिस्ट वाले, कोई दूसरा नहीं है। पूरी की पूरी आपकी संपत्ति पे कब्जा करवाने वाला कौन? यही कम्युनिस्ट वाले। आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, लेकिन यह विदेश नीति ला करके पूरे के पूरा 20 लाख मधेसी युवा को विदेश में भेजने की मजबूर किसने की? यही कम्युनिस्ट। आज आप खुशी हो कि आपका बाल बच्चा विदेश जाके काम कर रहा, कल विदेश भी जब प्रतिबंध लगा देगा
कि अब हमको नेपाल से कोटा सिस्टम में आदमी चाहिए, केवल 5000 आदमी नेपाल से चाहिए, तो क्या आप जा पाएंगे? आपका बाल बच्चा उस समय जा पाएगा? अभी भारत चले जाते हो काम करने के लिए, थोड़ा सा कोरोना जैसा रोग आया, आज बॉर्डर बंद किया जाता है, कल दीवार लगा देगा, तब क्या करोगे? कहाँ जाओगे? इसलिए इन बच्चों के भविष्य को सोचना हमारा, और यह करने वाला कौन? यही कम्युनिस्ट सरकार। आज रोड विस्तार के नाम पे आपके घर को कौन तोड़ रहा है? आपका घर कौन डोजर से गिरा रहा? आपके भाइयों को गोली कौन मार रहा? यही कम्युनिस्ट वाला, कोई दूसरा नहीं है। और आज भी हम जय कम्युनिस्ट करते हैं। मधेसियों, दुर्भाग्य है, और आज ऐसा नीति लेके आया कम्युनिस्ट कि इंडिया से शादी करोगे तो 7 वर्ष आपको नागरिकता नहीं दिया जाएगी, उसके बाद भी नागरिकता जो भी मिलेगा अंगीकृत नागरिकता होगा, उसके बाल बच्चों को कहीं अच्छा नौकरी नहीं दिया जाएगा, अच्छे जगह पे वो काम नहीं कर सकता। बताइए, यह जो नीति लाया और हम सब उसी का जय जयकार कर रहे हैं। दुर्भाग्य है वो कम्युनिस्ट में लगने वाले मधेसियों का दुर्भाग्य। वह इतने काले शैतान है हमारे लिए वो अछूत के समान है जो कम्युनिस्ट और कांग्रेस में लगे हमारे लोग, ये दलाल। याद कीजिए, ऐसे दलालों से यदि अब भी हम बिकते रहेंगे, कोई हमको बचाने वाला दूसरा सीके राउत आने वाला नहीं है, कोई अमेरिका का सुखसैल छोड़ने वाला नहीं है। आप लोग सोचते होंगे झूठ फूट बोल रहा, हम लोग का आदत नहीं है बकवास करने का, हम नेतागिरी नहीं करने आए हैं। हम चैलेंज करते हैं कोई कम्युनिस्ट और कांग्रेस के नेताओं को, आके बैठो सामने, अगर अपने असली बाप के बेटा हो, यदि हम लोग को गलत साबित कर दो, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। यदि तुम गलत हो तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट छोड़ने के लिए तैयार हो। कोई माई का लाल नहीं कर सकता, कोई कम्युनिस्ट और कांग्रेस वाला यदि कर दे तो हम भी उसके साथ में अभी के अभी तैयार। और हमने कांग्रेसियों को चैलेंज दिया कि तुम में यदि दम है, तुम असली बाप के बेटा हो, तो 7 लाख कर्मचारी है नेपाल में, निजामती कर्मचारी, 3 लाख मधेसियों को बना के दिखाओ। 1 लाख सेना है, 50,000 मधेसियों को भर्ती करो। 96,000 पुलिस है, 45,000 मधेसियों को भर्ती करो। 50,000 एनजीओ चल रहा है, इसमें 25,000 मधेसियों को लो। तुम्हारा हर एक व्यक्ति कुछ नहीं तो एक पुलिस में है, हमारे लोगों को हर घर एक रोजगारी का व्यवस्था करो। आज 40 लाख से ज्यादा मधेसी नागरिकता विहीन है, सबकी नागरिकता को दो। हम भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं, हमको पार्टी की जरूरत नहीं है, हमको राजनीति करने की जरूरत नहीं, समस्या समाधान करो। लेकिन कोई माई का लाल समस्या समाधान तो छोड़ दीजिए, आपकी हत्या करवाने से पीछे नहीं हट रहा है कांग्रेस। 2072 साल में जब आपने अपने संवैधानिक हक के लिए आंदोलन किया तो गोली किसने मारा? सीना पे गोली मार के सैकड़ों मधेसियों को किसने रोड पे गिराया? यही कांग्रेस थी ना। इसी सुशील कोइराला प्रधानमंत्री था कि नहीं था? 2062-63 साल में जब आपने आंदोलन किया अपने अधिकार के लिए, तो यही गिरजा प्रसाद कोइराला कांग्रेसी मंत्री था, फटाफट गोली मार दी। आज सीके राउत ने जब इतिहास लिख के दिया, मधेसियों के इतिहास को दिया, राजवंशियों के इतिहास को दिया, आदिवासियों के इतिहास के दिया, राजभरों के इतिहास को दिया, मुसलमानों के इतिहास को दिया, और कहा तुमको ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस जाल में फंसा के लूट रहे हैं, तो वही सीके राउत को प्रथम 2071 साल में पकड़ने वाला कौन? यही कांग्रेसी सरकार। हम लोग के ऊपर बार बार मुद्दा और यातना देने वाला कौन? यही कांग्रेस और कम्युनिस्ट। आज भी हम लोग उन्हीं का पूजा कर रहे हैं, तो कल क्या होगा? सवाल यह है कि आज तो कर रहे हो तुम, चापलूसी दलाली कर रहे हो, वोट की राजनीति कर रहे हो, कल क्या होगा? जब आज वह 40-45% है, तब हमारी हालत ये है। सैकड़ा में आज पहाड़ी यहाँ पे 50 हो गया, तो हमारी हालत ये है। जिस दिन 60-70 हो जाएगा उस दिन हमारी हालत क्या? और वो प्रत्येक दिन घर बनाते चला आ रहा है, हम लोग की जमीन को खरीदते चला आ रहा है। आज हमारे किसानों के लिए खाद का कोई प्रबंध नहीं है, बिया का कोई प्रबंध नहीं है, सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन वही इंडिया से जो पहाड़ियों को चाहिए, पेट्रोल चाहिए, गाड़ी के गाड़ी आ रहा है, उनको गैस चाहिए, अरबों रुपया का आ रहा है, उनको चावल चाहिए, इंडिया से अरबों रुपया का ट्रक चावल यहाँ पे आ रहा है। लेकिन हमारे लिए खाद क्यों नहीं दिया जा रहा? इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि ये मधेसिया सबको खाद बिया सिंचाई का व्यवस्था कर दिया जाएगा तो इनका बाल बच्चा तो अच्छे से जिएगा ना, तो ये जमीन नहीं बेचेगा। और हम सब आज कृषि में भी गरीब होते जा रहे हैं, और जब हम गरीब होंगे तो क्या करेंगे? आज दहेज प्रथा की ये हालत है, आज शिक्षा की ये हालत है, आज हमारी माताओं में खून की कमी है, सैकड़ा में 50 हमारी महिलाएं ऐसी हैं जिनमें खून की कमी है।
बताइए जो माँ खून की कमी के शिकार में है, वह माँ यदि बच्चा भी पैदा करेगी तो क्या होगा? वो बच्चा कमजोर पैदा होगा, वो मानसिक रूप में आज जन्मते ही कमजोर मानसिकता से लेके आएगा, कल वो क्या कर पाएगा? बताइए। आज हमारे बच्चों में खाना की कमी है, सैकड़ा में 46 बच्चे ऐसे हैं जिनके शरीर में खाना की कमी की वजह से बहुत सारे रोग लगे। आज हमारे वृद्ध लोग में हड्डी की 97%, मतलब सैकड़ा में 97 लोग ऐसे हैं जो हड्डी 60 वर्ष से ऊपर वाले हमारे बुजुर्ग हड्डी की बीमारी के शिकार हैं। बताइए, आज वो उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, घूम नहीं पाते, फिर नहीं पाते। तो हम सब का समाज ही बर्बादी की स्थिति में है। हम सब बात करते हैं राजनीति की, हम सब बात करते हैं वोट की। इसलिए इस समाज को बचाना होगा। पहले अपने लोग बचेंगे, अपने लोग सुरक्षित रहेंगे, तब न राजनीति होगा। और न कहाँ राजनीति करोगे? हिमालय में जाके राजनीति करोगे? यहाँ पे कोई कांग्रेसी है? यदि आएगा तो बोल देना आप लोग कि पहले तू जा पहाड़ में चुनाव जीत, क्योंकि हमने तो बहुत पहाड़ियों को चुनाव जिताया है ना, बहुत सारे कांग्रेसियों को चुनाव जिताया है, बहुत सारे कम्युनिस्टवादियों को चुनाव जिताया है, बहुत सारे समाजवादियों को चुनाव जिताया है। लेकिन तू एक बार पहाड़ में तू जाके जीत के देखा। जिस दिन तू हुमला जुमला में चुनाव जीत के चला आएगा, उस दिन मानेंगे ना कि हम लोग समानता का हक हमको मिल गया है। हम लोग कौन सी जिंदगी जी रहे हैं? आज 25 गते है, 22 गते का घटना काठमांडू में एक सपना खातून करके मेरी बहन रहती थी, इसी काठमांडू के भक्तपुर। और एक पहाड़ी ने उन पे एक आरोप लगाया कि इन्होंने मेरा पर्स चोरी किया। पर्स चोरी के आरोप में उन्हें पकड़ करके डोरी में बांध करके उन्हें इतना यातना दिया गया, इतना मारा पीटा गया। उसके बाद पुलिस आई, जब पुलिस लेके गई, छानबीन किया तो पता लगा कि उनके पास कोई पर्स वर्स का चोरी नहीं की, कुछ नहीं हुआ, उन्हें भगा दिया गया। पुलिस से भी प्रताड़ना मिला, वहां के लोकल लोग, वहां के रहने वाले लोग उनको बांध करके डोरी में बांध करके पीट रहा। हम सब कहते हैं विभेद कहां पे? आज भी हमारे लोग मारे जाते हैं, आज भी हमारी माताएं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, आज भी हमारे भाई दर बदर भटक रहे हैं। और हम सब कौन सी राजनीति करते हैं? कौन सा कांग्रेस में रह के तीर मार रहे हैं? कौन सा कम्युनिस्ट में, कौन सा समाजवादी में रह करके कौन सी समाज की रक्षा की बात कर रहे हैं? इसलिए सचेत रहना होगा। इन लोग ये डकैत है, ये हत्यारे हैं, आतंकवादी लोग। मान लीजिए आज हम सबका जो कार्यक्रम सुना तो ये कांग्रेसियों ने क्यों कार्यक्रम रखा? इसीलिए रखा ना कि कहीं वहां पे लोग चला ना जाए, वहां पे मलेशिया पहुंच ना जाए। इनकी बात सुन लेगा तो हो सकता है हम लोग का पत्ता साफ कर देगा, इसलिए अपना कार्यक्रम वहां पे रख दिया ना। और उनके पास तो हम सबको 70 बरस ठगा हुआ पूरा के पूरा पैसा का गांठ, उनके पास पैसा की कमी नहीं है। हम लोग आपको यहाँ पे बुलाए, पैदल आए होंगे, आप लोग अपना सब कुछ नष्ट करके आए होंगे, लेकिन वहीं पे क्या करता है वो? टेम्पो से लोगों को लेके जा रहा। आज आप पाल पे बैठे हैं, वो लोग अच्छी खासी कुर्सी पे बैठाया। वो लोग क्या किया? पूरा बस से लोगों को ले जा रहा है। हम लोग यहाँ पे पैदल आपको बुलाए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी भी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा समाज ही खत्म होने की स्थिति में है, हमारा यह पूरा के पूरा मधेसी बर्बादी की स्थिति में है। लेकिन हम लोग आज भी क्या करते हैं? 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया में अपनी वोट को बेच देते हैं। अपना खून देने में नहीं हिचकिचाते हैं, रोड पे चले जाते हैं, मर जाते हैं, बॉर्डर पे जाकर के लात और भूसा पुलिस का खा लेते हैं, लेकिन अपना वोट बगैर सोचे किसी को दे देते हैं। कभी 200 रुपया में, किसी मांस दारू में, तो किसी प्रलोभन में फंस के, किसी अपने पराये में फंस के अपना वोट को बेचते हैं। उस समय हम सब नहीं सोचते, जबकि इस लोकतंत्र में, इस समय में सबसे बड़ा पावरफुल अगर ताकत कोई है तो आपका वोट का ताकत, क्योंकि उसी से आपके बाल बच्चों का भाग्य का निर्माण होता। आप अपना भाग्य निर्माता बनाते हैं, उस समय नहीं सोचते। लेकिन यही मधेसी जब बाजार में जाएगा, एक बल्ब खरीदने के लिए जाएगा तो पूछेगा इसकी गारंटी वारंटी है कि नहीं। बल्ब के लिए गारंटी वारंटी पूछ करके लाता है, लेकिन अपना वोट जब 5 बरस के लिए देता है तो कहीं नहीं पूछता है कि ये नेता कहीं सही होगा कि नहीं होगा, ये हमारे बाल बच्चों को सही जगह पे ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, हमारे लिए रोजगार का व्यवस्था करेगा कि नहीं करेगा। हम सब नहीं सोचे। इसलिए दुर्भाग्य की बात है ये, हम सब
10-50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया में बिक करके अपने बाल बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करें। यह सोचने की बात, यह सचेत होने की बात। और दूसरा विकल्प भी आपके पास अब नहीं है। जनमत पार्टी के अलावा दूसरा विकल्प ही नहीं है। आप क्या करोगे? कम्युनिस्ट कांग्रेस को तो आप बार बार देख लिए हैं वोट देके ना, एक बार नहीं 10 बार देख लिए। समाजवादी जो मधेसियों के नाम पे आता है कि हम भी मधेसी हैं, हमको वोट दो, वो उसको तो आप बार बार चुनाव में जिता के देख लिए, मंत्री बनवा के देख लिए, उसके लिए खून बहा के देख लिए। अब क्या देखना बाकी? तो आपके पास दूसरा विकल्प ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर सीके राउत के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो यह कांग्रेसी जो आज कार्यक्रम कर रहे हैं, यह उस पर विश्वास करेंगे शेर बहादुर देववा। जो शेर बहादुर देववा 72 का संविधान जारी हुआ, हमारे लोग अधिकार मांग रहे हैं, एक मधेश 2 प्रदेश मांग रहे हैं, तो ये क्या कहता? इन्हीं हरुलाई कराउना दिनोस यो कैलाली र कंचनपुर को एउटा रोपनी दिन कहने वाला को आज अपना बाप समझ के वहां पे मधेसिया एजेंट लोग हमारी माताएं बहनों को भर भर के गाड़ी में भर के वहां पे पहुंचा रहे। उनको पता नहीं कि हम जा भी कहां रहे, वहां पे होगा क्या नहीं मालूम, क्या करेंगे वहां से आके क्या मालूम। वो लौटेंगे वापस, आप जाके पूछ लीजिएगा तुम कहाँ गए थे? वहां गए थे, कार्यक्रम था, क्या लाए कुछ नहीं, क्या करने गए थे पता नहीं, क्या होगा पता नहीं, लेकिन चली जाए। भ्रमित हो जाती हमारी माताएं बहन। और भ्रम फैलाने वाला कौन? हमारे ही भाई लोग जो चापलूसी दलाली करते हैं, 10 क्लास पढ़ लिए, उन्हीं का हाथ जोड़ने के लिए, अपने सुविधा के लिए आपको प्रयोग किया जाता है, गरीबों को प्रयोग किया जाता है, बेबसों को प्रयोग किया जाता है, अच्छे लोगों को बर्बाद किया जाता है। इसलिए सुधरने का वक्त, जब एक आदमी करोड़ों की नौकरी, सुख शैल सुविधा सब छोड़ करके आपके लिए अपना जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया, तो आप कौन से इंसान हो कि एक वोट दे करके समर्थन नहीं कर सकते? बोलिए, कर सकते हो ना, क्योंकि सबको तो देख लिया, तो एक बार इसको भी देख। और हम लोग ये नहीं कहते हमको मंत्री बनाइए, सीके राउत को राष्ट्रपति बना दीजिए, नहीं। समस्या आपके गांव की है, समस्या आपके घर की है, आप खुद तैयार होइए, यहाँ के लोग तैयार होइए, खुद राजनीति में आगे बढ़िए, खुद आप अपने घर को सुधारिए। आप नहीं बढ़ोगे तो कौन बढ़े? किसका आशा करोगे? और वही आशा करते करते आज इस स्थिति में पहुंच गए। मधेसी लोग आगे नहीं बढ़ेगा, अध्यक्ष दूसरे को बनाएगा, उपाध्यक्ष बैठ जाए, देखिए आंदोलन करेगा, मालिक दूसरे को बनाए, वोट आपका है, उठा के दूसरे को दे देगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा। नौकरी कर लेगा, प्लेट धो लेगा, सऊदी मलेशिया दुबई में जाकर के 20,000 25,000 में अपना जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन उससे कहिए, अच्छे लोग से कहिए आप राजनीति में आइए, तो नहीं आए। ये दुर्भाग्य की। इसलिए आप लोग खुद अपने जगह का नेतृत्व लीजिए। इसके लिए ये जनमत पार्टी आपको रोका नहीं है, आप खुद अपने गांव, अपने घर, अपने वार्ड, अपने क्षेत्र को संभालिए, क्योंकि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोग हमेशा शासन करेंगे, और जब बुरे लोग शासन करेंगे तो समाज कभी सुधरेगा, समाज हमेशा बर्बादी की हो जाएगी। इसलिए हम लोग को सचेत होकर के आगे बढ़ना होगा। हम लोग बहुत बड़े धार्मिक बनते हैं, प्रत्येक दिन पूजा आजा करते हैं, फूल भी घर घर में होगा, है ना, पूजा करते करते प्रत्येक दिन अपना जीवन बिता रहे, लेकिन धर्म को भी नहीं समझ पाए। क्या कह रहा है धर्म? धर्म तो यही कह रहा है ना, तुम अपना हक लो, तुम अपना मूल हक लो। गीता यही कहती है, व्यक्ति जब अपने पथ से पथ भ्रष्ट हो जाता है, न्याय अन्याय की परवाह नहीं होती है, उसका मूल अधिकार हनन हो रहा हो, उसे कोई चिंता नहीं हो, तो मानव नहीं पशु है। आप क्या, आपका मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार राजनीति है, संवैधानिक हक। और वही संवैधानिक हक में हम लोग क्या करते हैं? कुठाराघात करते हैं, किसी दूसरे तीसरे हाथ में बिक जाते हैं। धर्म तो वो कहता है कि सतमार्ग पे चलो, सही रास्ते पे चलो, अधर्म का साथ कभी ना दो, धर्मियों के साथ ले। इसीलिए तो महाभारत में अर्जुन ने अपने दादा भीष्म पितामह पे भी तीर चलाया ना, उसका अपना दादा था, गुरु द्रोणाचार्य के खिलाफ भी तीर चलाया, उसका अपना गुरु था। क्यों चला? क्योंकि वहां पे सत्य और न्याय की लड़ाई थी, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी।
अधर्मी अपना भी कहो, उसको कभी भी सामने आने मत दे। कोई भी कांग्रेसी, कम्युनिस्ट, समाजवादी, ये पूरे के पूरे मधेश के लिए अधर्मी, ये पूरे के पूरे अधर्मी है। ये अधर्मियों ने हमारे पूरे जमीन को आज बर्बादी की स्थिति पे लाके खड़ा किया। हमारे बाल बच्चों को, भविष्य को बर्बाद करने में यह लोग तुल गए। ये हमारे लिए अधर्म। इसलिए जनमत पार्टी पार्टी नहीं है, सत्य और न्याय की लड़ाई है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। एक और अधर्म है, दूसरी ओर धर्म। यदि अब आप चाहोगे तभी धर्म की विजय हो सकती। ये सतयुग नहीं है, ये द्वापर युग नहीं है, ये कलयुग। सतयुग में तो सत्य का ही विजय होगा, किसी भी हालत में होता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, संगमूलम महाबलम, संगठन की शक्ति बड़ी ताकतवर होती है। यदि आप लोग संगठित हो करके इस धर्म की लड़ाई में जनमत पार्टी को साथ देकर के आप खुद आगे बढ़ते हैं, यही धर्म होगा, तभी धर्म का विजय होगा। यदि धर्म का विजय नहीं हुआ तो यह पूरा बर्बादी की स्थिति में तैयार। हमारे मुसलमान भाई बड़े नमाजी, बड़े टोपीधारी, सब चीज करते हैं, अरे करो। लेकिन इस्लाम क्या कहता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे चलो, उनके साथ मत चलो जो कहर और गजब करते, जो कहर और गजब ढाते। इन्होंने क्या किया, मुसलमानों के साथ में इन अत्याचारियों ने क्या नहीं किया, मस्जिद तोड़ा, कुरान फेंका, इन्हें जान से मारा, इनके बाल बच्चों को, मरे हुए लोगों के ऊपर पेशाब किया, इनकी माताएं और बहनों को बलात्कार किया। और इन्हीं के साथ में आज मुसलमान पूरा कम्युनिस्ट और कांग्रेस बना बैठा। आप मुसलमान हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने पूरे समाज को बर्बादी की ओर ले जाने वाला एक नरसंहारी आदमी बन चुका। तुम्हें एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमारे समाज के लिए खड़ा हो गया। इसलिए दूसरा विकल्प कोई है ही नहीं हमारे पास। जनमत पार्टी के सिवा, लाउड स्पीकर हरन छाप के सिवा दूसरा विकल्प आपके पास है ही नहीं है। क्योंकि दूध की रखवाली बिल्ली कभी करी नहीं सकती। कांग्रेस एमाले हमारा हो ही नहीं सकता। और ये जसपा, ये जो छक्का पंजा वाली पार्टी है, राजपा समाजवादी वाले जो मिलके बनाया सिंडिकेट है, वो तो गिद्धों का झुंड है, गिद्धों का झुंड। और गिद्धों में विवेक होता है मेरी माताओं, गिद्धों में विवेक होता है, क्योंकि गिद्ध जिंदे को नहीं खाता, जीवित को नहीं खाता है, वो मरे को खाता है, मरी हुई लाश को खाता है। लेकिन ये समाजवादी और कांग्रेस में रहने वाले आतंकी, ये गिद्धों के झुंड, ये तो मरे हुए हमारे भाई, जिंदे हुए हमारे भाइयों को, जीवित भाइयों को खाने का काम किया। इसलिए इनसे भी सावधान रहना होगा। ये चेहरा तो हमारा, नाम हमारा लेंगे, लेकिन बेचेंगे उन्हीं को। इसलिए हर एक दृष्टिकोण से देखो, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, हर सारे चीज से क्या है, यह लोग हमारे समाज को केवल बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं। इसलिए आपको समाज को बचाना है तो जनमत पार्टी के अलावा दूसरा कोई विकल्प मधेश में है ही नहीं। इसलिए आप सब निसंकोच जुड़िए, अभी सदस्यता लीजिए, अभी अपना नंबर दीजिएगा और आप लोग अपने जगह का लीडिंग कीजिए। आप सब चुनाव लड़िए, आगे बढ़िए, सही लोग आगे आइए। यदि सही लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो हमेशा दुर्बल और हमेशा कमसल और हमेशा समाज को बर्बाद करने वाले लोग हावी रहेंगे। हमारा समाज का रचना कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए आप लोग निसंकोच जुड़ने का काम कीजिए। इतना कहते हुए मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। जय मधेश। धन्यवाद। प्रमुख अतिथि, केंद्रीय सदस्य, केंद्रीय प्रवक्ता श्री अब्दुल खान जी अपने विचारों को आप लोग के बीच में बहुत महत्वपूर्ण सत्य शब्द सब अब्दुल जी ने रखा। और आप लोग बहुत चीजें मधेश के विषय में जानकारी आप लिए हुए हैं। आप लोग यदि सक्रिय सदस्यता लेना चाहते हैं तो आप लोग आके मंच में सक्रिय सदस्यता लेके पार्टी में जुड़ सकते हैं, पार्टी का विस्तार कर सकते हैं। पार्टी का जनमत पार्टी के लिए आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोग को अनुरोध करना चाहता हूँ।